डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस लाइव पे स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.2। इसके जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 9.1। तो अगर आपने प्रश्नावली 9.1 का वीडियो नहीं देखा है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहां पर अवकल समीकरण के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे प्रश्नावली 9.1 का वीडियो अवेलेबल है, उपस्थित है, तो वहां से आप देख सकते हैं। और वही नहीं, इधर अवकल समीकरण में जितने भी वीडियो पढ़ाए जाएंगे सारे वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगे। और अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक्स का कोई अन्य टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। उसी प्लेलिस्ट पे सारे टॉपिक्स की वीडियो हेडिंग में करके अवेलेबल है, तो वहां से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 9.2 की ओर और देखते हैं कि सारे क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 10 तक है वो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक के क्वेश्चन क्या है, वो क्या कह रहा है, तो देखिए ध्यान से। 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन अस्पष्ट या अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है कि नहीं है। अगर आप प्रश्नावली 9.2 खोले हैं तो वहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 1 से लेकर जो 10 तक क्वेश्चन है, एक साइड में एक समीकरण दिया हुआ है, सेकंड साइड में उसका अवकल समीकरण दिया हुआ है। देखिए सारे क्वेश्चन में एक साइड में उसका समीकरण दिया है, सेकंड साइड में अवकल समीकरण दिया है। और मैंने आपको प्रश्नावली 9.1 के वीडियो में बताया था कि समीकरण, किसी भी समीकरण का अगर हम अवकलन कर देते हैं तो जो हमको मिलता है उसको बोलते हैं अवकल समीकरण। तो इस साइड में सारे समीकरण है और उसका अवकलन करने के बाद जो आया है वो इस साइड में, यानी ये अवकल समीकरण है। तो करना क्या है, क्वेश्चन में पहला मैं आपको ले रहा हूं, इसको लेकर के समझा रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चन में क्या करना है। देखो एक मैं अगर बता दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सारे क्वेश्चन कैसे लगा रहे हैं। फिर भी बीच में एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट है। अगर आपको आइडिया लग भी गया कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है, उसके बावजूद भी 1 से लेकर 10 तक में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट है, तो मैं क्या करता हूं कि सारे क्वेश्चन को एक करके आपको बता दूंगा। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन फर्स्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। तो देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये समीकरण दिया हुआ है, ये इसका अवकल समीकरण है। अगर हम इसको लेके सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद अगर हमको ये मिल गया तो हम कहेंगे कि ये जो दिया हुआ है ये अवकल समीकरण का हल है। अगर नहीं आ रहा है, अगर इसको लेकर के अवकलन कर रहे हैं, अगर ये वाला नहीं आ रहा है तो कहेंगे ये अवकल समीकरण का हल नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको लेते हैं। ये है y इक्वल टू क्या, ex प्लस 1। देखो इसमें क्या है, एक बार यहां अवकलन किया गया, यहां पर 2 बार किया गया, यानी इस पूरे फंक्शन का 2 बार अवकलन किया गया है। तो हमको भी क्या करना है, इस पूरे फंक्शन का 2 बार अवकलन कर लेना है। तो आइए करते हैं, अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। देखो यहां पर y डैश का मतलब होता है कि x के सापेक्ष अवकलन किया गया, क्योंकि y इक्वल टू क्या होता है, fx होता है। इसको बोलते हैं dy अपॉन dx, इसको बोल देते हैं f डैश x, और इसी को बोलते हैं y डैश, यानी dy अपॉन dx को ही बोलते हैं क्या, y डैश। तो इसका अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, या इसी को बोलते हैं y डैश, और ये हो जाएगा e के पावर x, और प्लस 1 का अगर आप अवकलन करते हो तो एक संख्या है, अवकलन क्या आ जाएगा, 0। यानी यहां से y डैश इक्वल टू क्या आ गया, e के पावर x। देखो यहां पर अवकलन 2 बार किया गया है, तो इसका फिर क्या करेंगे, एक बार और अवकलन करेंगे। तो कह सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और यहां भी आप बोल सकते हो कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहां पर लिखना पड़ेगा आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और यहां भी लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन पूरा करने पर। तो ये क्या हो जाएगा, y डबल डैश, और ये हो जाएगा e के पावर x का करोगे आप अवकलन तो आएगा क्या, e के पावर x ही आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, e के पावर x। अब यहां देखो y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहां पे क्या करना है, y डबल डैश तो है ही है, देखो y डबल डैश तो है ही है, बस y डैश लेके आना है। तो किसी भी तरीके से यहां से लेकर के, ध्यान दो, इसमें लेके आना है y डैश। तो यहां तक जितना प्रोसेस किए हो, इस प्रोसेस में देखो कि कहीं भी कुछ भी करके यहां से y डैश आ सकता है क्या, बिल्कुल। यहां पर देखो ex की वैल्यू ही y डैश के बराबर है। तो यहां पे क्या करोगे, और इसी में नहीं, क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 तक आप कोई भी क्वेश्चन हल करोगे तो सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही आइडिया लगाना है, देख रहा है कि क्या लेके आना है और वो किस तरीके से आ सकता है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट था, तो यहां पर देखो e के पावर जो x है वो y डैश के बराबर है। तो e के पावर x के बराबर क्या लिख सकते हो, y डैश, और ये इधर आएगा y डबल डैश, ये इधर आएगा माइनस y डैश इज इक्वल टू क्या, 0। और देखो ये आ गया जो हमको लाना था। तो आप कह सकते हो कि जो दिया गया फलन है, फलन माने क्या, देखो ये फलन दिया हुआ है और ये है अवकल समीकरण। तो इसको सॉल्व करने पे ये वाला आ गया, इसका मतलब कहोगे कि दिया गया फलन इस अवकल समीकरण का हल है। अगर नहीं आता तो कहते हैं दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल
नहीं है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन में 1 देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में 2 3 4 फटाफट देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ये दिया हुआ फलन और ये है अवकल समीकरण, इसको अवकलन करके ये लाना अगर आ गया तो कहोगे ये फलन इसका हल है। तो आ जाओ, यहाँ पे y डैश है, देखो इसी को देख करके हमको सारा काम करना है। मैंने क्या किया था क्वेश्चन पहले को लगाने के लिए, मैंने जो 2 बार अवकलन किया वो सिर्फ और सिर्फ अवकल समीकरण को देख के किया। वैसे ये जो फलन दिया है, इस फलन के साथ क्या करना है वो डिसाइड करेगा ये, इसको देख करके हमको इसके साथ वो करना है। अब देखो यहाँ पर y डैश है, y डैश माने क्या, एक बार अवकलन किया गया है, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक बार अवकलन करोगे। तो आ जाओ, एक बार अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा y डैश। देखो अवकलन हो गया। x स्क्वायर का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 2x, 2x का अवकलन करोगे तो 2, और ये c इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि अगर आपने समाकलन पढ़ा है तो आपको मालूम है c क्या होता है। तो c क्या है, कांस्टेंट, और जब भी किसी कांस्टेंट का आप अवकलन करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। तो इस c का अवकलन करोगे तो आएगा 0, और ये क्या हो जाएगा y डैश, और इसको इधर ले आओ तो -2x और -2, ये 0 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और देखो इसको, इसका एक बार अवकलन करने पे ये आ गया, तो ये आ गया, तो आप नीचे कह सकते हो कि अतः दिया गया फलन, ये फलन इस अवकल समीकरण का हल है। अगर नहीं आता तो कहते हल नहीं है। तो इससे हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये दिया गया फलन है, ये अवकल समीकरण। देखो अवकल समीकरण में एक बार किया गया अवकलन, तो यहां पे आप कर लो एक बार अवकलन, तो कह सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां पे आप लिख लेना, इसके बाद कर लेना अवकलन एक बार करना, तो ये y डैश हो जाएगा। और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। और ये c कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन करोगे तो आएगा 0। इसके बाद ये हो जाएगा y डैश, ये इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा साइन x बराबर 0। देखो ये फिर आ गया अवकल समीकरण। तो कह सकते हो कि ये दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 3 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में 4 की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 4। देखिए क्वेश्चन 4 में ये दिया हुआ फलन, ये है अवकल समीकरण, तो इसको हल करना है। देखो यहाँ पे y डैश है, मतलब एक बार कर लेना है अवकलन। तो कहोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक बार करोगे अवकलन तो ये हो जाएगा y डैश। और मैंने आपको अवकलन में सिखाया था कि रूट में जब कोई चीज होती है तो उसका अवकलन क्या होता है। अगर मैं कह दूं रूट में x का अवकलन करो तो क्या आएगा, 1/2 रूट x। इस चीज को मैंने आपको बार बार अवकलन में सिखाया था, ठीक है। तो इसका जब अवकलन करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट माने क्या, रूट में x, तो 1/2 रूट में जो है उसको उतार दो x स्क्वायर। फिर मैंने आपको सिखाया था कि आप रूट को ढक लोगे, रूट को ढकने के बाद x दिख रहा है तो इसका अवकलन करोगे तो 1 आएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो। वैसे रूट को ढकोगे तो दिखेगा 1 + x स्क्वायर, और 1 + x स्क्वायर का जब अवकलन करोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे d/dx और 1 + x स्क्वायर। अवकलन करोगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो अवकलन करोगे तो आएगा 2x, तो यहाँ पे 2x कर सकते हो। देखो इससे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा y डैश बराबर, ऊपर क्या बचेगा x और नीचे क्या बचेगा, रूट में 1 + x स्क्वायर। देखिए मैंने आपको एक चीज बहुत बार पढ़ाया है कि जब भी नीचे रूट में आए तो रूट में हमेशा उसको हटाने का प्रयास करो, क्योंकि रूट में बटे के नीचे, बटा में कभी रूट होता ही नहीं है। अगर बटे में नीचे अगर आपको कभी रूट दिख रहा है तो उस रूट को आप हटा दिया करो। हटाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जब वो अकेला रूट में हो तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे मैं कह दूं 1/√2, तो ये रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, रूट में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जब 1-2 और लोग हो तो उसके साथ अलग काम करते हैं, ठीक है, आपको मालूम होगा क्या करते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे देखो ये अकेले है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/x स्क्वायर और बटा 1 + x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा y डैश, इसका इसमें गुणा कर दो तो हो जाएगा x, और देखो x और ये रूट में हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो अगर मैं कह दूं रूट में 2 गुणे रूट में 2 तो रूट हट जाता है, सिर्फ आता है 2। तो ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये आएगा 1 + x स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा y डैश और ये है x। देखो इस पूरा, ये जो पूरा है ना, ध्यान दो, पहले हमको लेके आना है ये, तो यहाँ पे y डैश आ गया बराबर यहाँ पे x, तो यहाँ पे x आ गया, बटा इतना है तो बटा इतना आ गया, बस इतना गायब हो रहा है। तो देखो इतने के स्थान पे किस तरीके से y लेके आओ, तो इतने की वैल्यू एक्चुअली में y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y और बटा 1 + x स्क्वायर, और इस तरह आ गया ये अवकल समीकरण। तो आप कह सकते हो कि अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 4 भी देख लिया।
अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कहता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 5। देखिए क्वेश्चन 5 में दिया है y बराबर x। अब जहां पर y क्या है, x क्या है, ये तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा, पर ये क्या है शायद इसका आइडिया आपको नहीं होगा। तो ये मान लो कोई कांस्टेंट नंबर है, मान लो एरिया है, क्षेत्रफल है, या मान लो कोई भी कांस्टेंट नंबर है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जब मैंने आपको अवकलन का पहला वीडियो पढ़ाया था, जब इसमें मैंने आपको अवकलन का बेसिक पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि x y t थीटा अल्फा बीटा ये सारे के सारे चर होते हैं। बाकी जो भी आता है a b c d ये सारे के सारे क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो यहां पर जो ये है, ये इज ए कांस्टेंट नंबर, ये एक कांस्टेंट नंबर है, मतलब ये एक अचर पद है। तो अचर पद है तो अचर पद का अवकलन होता नहीं है, अचर पद को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो ये है अवकल समीकरण। यहां पे कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू 0 का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इस पे हमको फोकस नहीं करना है। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं आपको फोकस क्यों नहीं करना है। देखो पहले आप देखो अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्या है, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई। यहां पे वाई डैश है, मतलब इसका एक बार अवकलन किया गया है, तो क्या करना है, हमको एक बार अवकलन कर लेना है। तो कह सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब अवकलन करोगे तो आप सही से कर सकते हो जैसे किया जाता है, या तो अगर आप एक बार लिख देते हो तो यहाँ पे आप कह सकते हो वाई डैश और बराबर इसका अवकलन, तो डी अपान डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स। तो देख लो, अच्छा वाई डैश ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा डी एक्स अपान डी एक्स, वाई डैश बराबर ये, और इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। अब देखो आया क्या, वाई डैश इक्वल टू ये आया, और यहां पे एक्चुअली में ये वो कहीं है ही नहीं है, तो हमको क्या करना है, यहां से ए को हटाना है। ए को हम कैसे हटा सकते हैं, तो ये को हटाना बहुत ही सिंपल है। कैसे हटाओगे, तो यहां से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, वाई अपान एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई डैश इक्वल टू ए की वैल्यू यहां से निकालेंगे, ए की वैल्यू वाई अपान एक्स आएगी, तो यहाँ पे वाई अपान एक्स बटा 1 कर देते हैं, बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये हो जाएगा वाई डैश एक्स, और इसका इसमें करेंगे तो वाई, और देखो ये आ गया अवकल समीकरण। तो कह सकते हो कि दिया गया अवकलन अवकल समीकरण का हल है। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 5 को भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, y बराबर एक्स साइन एक्स, और ये है अवकल समीकरण, इसे ये लेके आना है। इसके बाद ब्रैकेट में कुछ दिया x नॉट इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन y अथवा y इज लेस देन माइनस y। तो इन सबसे मेरे को बिल्कुल नहीं मतलब है, वैसे नहीं मतलब है जैसे क्वेश्चन 5 में जो दिया था y इज इक्वल टू x इक्वल टू 0, उससे हमको कोई मतलब नहीं था, वैसे हमको इससे भी कोई मतलब नहीं है। हमको बस क्या करना है, इसको लेना है, इसको लाना, अगर आ गया तो हल है, नहीं आया तो हल नहीं है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे इसको। देखो यहां पर y डैश है, y डैश होने का ये मतलब है कि इसका एक बार अवकलन किया गया है, तो अगर इसका एक बार अवकलन किया गया है तो हम क्या करेंगे, इसका भी एक बार अवकलन कर देंगे। तो आ जाओ इसका कर लेते हैं एक बार अवकलन। तो कह सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा y डैश, यहां पर देखो 1 2, यहां पे 2 लोग हैं, तो 2 लोग जब मल्टीप्लाई करें तो अवकलन कैसे करते हैं आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। पहले को पकड़ते हैं दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे का अवकलन, पहले को पकड़ते हैं दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को पकड़ते हैं पहले का अवकलन। तो आ जाओ पहले को पकड़ेंगे, x को पकड़ लो, तो दूसरे का अवकलन कर दो d अपान डी एक्स, और यहां पे क्या हो जाएगा साइन x, और प्लस दूसरे को पकड़ लो यानी क्या साइन x, और पहले का अवकलन मतलब d अपान डी एक्स, और यहां पे क्या हो जाएगा x। y डैश इक्वल टू यहां पे x हो गया, साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, तो यहां पे cos x कर दो, प्लस ये साइन x है तो यहां पे साइन x कर दो, x का अवकलन 1 होता है, इसको हटा दो। ध्यान से आप देखो, देखो इस पूरे में ना तो कहीं cos x है ना तो कहीं sin x है, यहां पर sin x भी है और यहां पे क्या है cos x है। तो हर हाल में sin x और cos x को हटाने का प्रयास करो। कैसे हटेगा, तो देखो यहां से हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपान एक्स हो जाएगा। पर क्वेश्चन इज दैट कि साइन एक्स की वैल्यू तो निकाल के यहां पे रख सकते हो, पर cos x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो अगर हमको मालूम है साइन एक्स की वैल्यू तो हम cos x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सर्व समीकरण नंबर फर्स्ट से एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो अगर साइन की वैल्यू मालूम है तो वहां से हम निकाल सकते हैं cos की वैल्यू। तो आ जाओ देखो ये है y डैश इक्वल टू x, इस cos को हम बदल सकते हैं साइन में, और cos को साइन में बदलने का फॉर्मूला होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x। देखो यहां से निकाल सकते हैं साइन की वैल्यू, यहां साइन की वैल्यू निकालो,
ये हो जाएगा y डैश, ये है x रूट में 1 माइनस साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी y अपान x, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपान x स्क्वायर, साइन x की वैल्यू है y अपान x, इसके बाद ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा x बटा 1 करो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये इधर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा y अपान x। इसके बाद देख लेते ये चीज इधर, देखो ये है y डैश बराबर, ये x है, x रहने दो, ये जो भी दिख रहा है उसको आप उतार लो, ये ऊपर वाले को उतार लो, ऊपर वाला उतारोगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटा एक्स स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, x हो जाएगा, तो यहां पे आप लिख सकते हो गया x, और इसको प्लस यहां पे y अपान x है तो यहां पे कर सकते हो y अपान x, फिर y डैश, देखो अगर आप चाहो ना तो यहां से वो x काट सकते हो, पर x काटने में कोई मतलब नहीं है क्योंकि x यहां भी x यहां भी है, दोनों का आप ले लो एलसीएम, एलसीएम ले लोगे तो इससे इसमें भाग करोगे, एक बार जाएगा तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा उतर जाएगा, x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस भाग करोगे, एक बार जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे y आ जाएगा, बस बटा 1 करो, बाई क्रॉस कर मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो आएगा वो हो जाएगा यही, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है, ठीक। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 6b। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये दिया हुआ है फलन, ये है अवकल समीकरण, बगल में कह रहा है एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1, तो इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको लेना है, इसको लेके आना है, तो इसको देख के हमको सारा काम करना है। इसमें क्या है y डैश है, मतलब एक बार अवकलन किया गया है तो इसका भी क्या करो आप, एक बार कर लो अवकलन। किसके सापेक्ष करना है, तो x के सापेक्ष करना, आपको अच्छी तरीके से मालूम है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब अवकलन करोगे आप ना तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले को पकड़ोगे दूसरे का अवकलन करोगे, पहला माने x को पकड़ लो, दूसरे का अवकलन करो तो हो जाएगा dy अपान dx, और प्लस दूसरे को पकड़ो पहले का अवकलन करो तो क्या हो जाएगा d अपान dx, और यहाँ पे x का अवकलन कर दो, उसके बाद d अपान dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log y, और यहाँ हो जाएगा d अपान dx और c। आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन लगाने हैं, बाकी आगे के जो क्वेश्चन है मैंने बहुत शॉर्टकट में बता दिया, लेकिन आपको ऐसे ही लिख करके लगाने हैं। अगर आप शॉर्टकट में करने का प्रयास करोगे तो हो सकता है कि आपको बोर्ड परीक्षा में कम नंबर मिले, इसलिए क्या करना, आपको सही से क्वेश्चन को लगाना है, जितना सही से हो सके उतना सही से आपको लगाना है। यहाँ पे आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने में, फिर ये करना है। अब देखो ये एक्स वाई हो गया और इसी को बोलते हैं वाई डैश, और ये y हो गया, dx अपान dx की वैल्यू 1 होती है, इसको हटा दो, ये log y है और इसका अवकलन होगा 1 अपान y। इसको मैंने आपको बताया log को ढकोगे तो क्या दिख रहा है dy अपान dx, तो यहाँ पे उतारोगे dy अपान dx, और यहाँ पे कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। dy अपान dx को ही बोलते हैं y डैश, तो कर लो y डैश। इसके बाद देखो y डैश की वैल्यू हमको चाहिए, तो y डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके लिए y डैश को एक पास में ले आओ, तो यहाँ पे देखो y है, y को यही रहने दो और इसको लेके चले जाओ वहां पर, तो ये है y डैश और बटा y, ये जाएगा उधर तो माइनस एक्स वाई डैश और बटा 1 कर सकते हो यहाँ पे आप, ये हो जाएगा y बराबर, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा y, इससे ये कटेगा तो ये हो जाएगा y डैश, और इससे ये कटेगा तो हो जाएगा एक्स वाई, और ये हो जाएगा y डैश बटा 1 कर दो। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो देखो y डैश कॉमन ले सकते हो, तो y डैश कॉमन ले लो, और उनमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही पूरा आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई, और y का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा y स्क्वायर, और यहाँ से आप y डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, y डैश की वैल्यू क्या आएगी, y स्क्वायर बटा ये पूरा 1 माइनस एक्स वाई, और आ गया ये अवकल समीकरण। तो आप कह सकते हो कि दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन जो 8 है वो थोड़ा टिपिकल है, तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है y माइनस कॉस एक्स इक्वल टू वाई और बराबर इतना प्रूफ करना है। तो आइए अच्छे से देखते हैं। देखो इसको देखते हैं पहले। देखो यहाँ पे y डैश है, मतलब एक बार अवकलन किया गया है, तो इसका भी एक बार अवकलन करेंगे और एक बार से ज्यादा अवकलन नहीं करेंगे। तो एक बार अवकलन कर लेते हैं, तो कह सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो डायरेक्ट करूंगा तो y डैश का अवकलन क्या हो जाएगा, y डैश,
और कॉस वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, तो ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर कॉस को उठाओगे इसका करोगे तो ये हो जाएगा डी वाई पार्ट डी एक्स, और डी वाई पार्ट डी एक्स को बोलते हैं वाई डैश, क्योंकि अवकलन एक्स के सापेक्ष हो रहा है ना, एक्स सापेक्ष करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी। देखो यहां पर क्या है ना कि यहां पर देखो वाई डैश यहां पर है बराबर वाई है, और ये ब्रैकेट में चीज है। देखो हमको जो भी सारा काम करना है वो इस अवकल समीकरण को देख के करना है, क्योंकि अवकल समीकरण को देख के हम करेंगे तो हमारे लिए सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो देखो यहां पर वाई डैश कॉमन है, तो यहां पे क्या करो आप वाई डैश कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन वाई, और यहां से वाई डैश आप कॉमन ले लो बराबर क्या हो जाएगा 1। इतनी बात समझ पा रहे हो ना। इसके बाद देखो यहां पर y है, यहां पर 1 के स्थान में y है, तो यहां पर y लाने के लिए दोनों पक्षों में y से मल्टीप्लाई करोगे, और वही काम यहां पे करेंगे, दोनों पक्षों में y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आओ चलो कर लेते हैं। y से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर क्या हो जाएगा y प्लस वाई साइन वाई, और यहां पे y डैश तो y है, और यहां पे हो जाएगा y। देखो कुछ मैच कर रहा है कि नहीं, यहां पे y तो यहां पे y बराबर, तो बराबर y डैश तो y डैश। देखो अंदर y साइन y, बस ये y पता नहीं कहां से आ गया जो कि इसमें नहीं है, तो y की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल के यहां पुट कर सकते हो। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y बराबर यहां पे आप कह सकते हो कि चूंकि y बराबर क्या, y की वैल्यू निकालोगे तो y बराबर ये हो जाएगा x प्लस कॉस y, तो चूंकि की जस्ट बार लगाते हैं इसीलिए, तो यहां पे इसीलिए y की वैल्यू क्या है x प्लस कॉस y, और प्लस क्या y साइन y, और ब्रैकेट के बाहर क्या y डैश इज इक्वल टू क्या y। देख लो ये आ गया अवकल समीकरण। तो आप कह सकते हो देखो हूबहू आ गया, तो कह सकते हो कि ये दिया गया समीकरण अवकल समीकरण का हल है। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है ये दिया हुआ फलन और इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो y डैश है, मतलब एक बार अवकलन किया गया, तो इसका भी क्या करोगे आप एक बार अवकलन करोगे। तो आज यहाँ पे कह सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और मैं कर देता हूँ अवकलन डायरेक्ट, x अवकलन x के सापेक्ष ही कर रहे हो ना, तो इसका अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, और y का अवकलन करोगे तो y डैश हो जाएगा, और tan इनवर्स y करोगे तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/y स्क्वायर हो जाएगा। इसको ढक के इसका करोगे तो आएगा dy बाय dx, तो उसको लिख सकते हो y डैश। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा बहुत ध्यान से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा आपको। तो ऐसे चलते हैं इसको अच्छे समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना, बटा 1 करके बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आ जाओ ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डैश है ना, एक काम करो मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई करने से ये बहुत ही टफ हो जाएगा। 1 प्लस वाई डैश, और वाई डैश करने में वाई डैश, और बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, इतना हो गया। देखो वाई डैश वाई स्क्वायर के साथ है, तो क्या करो कि किसी तरीके से वाई डैश को मिला लो, पास पास कर लो, क्योंकि यहाँ पर एक ही वाई डैश है, यहाँ पर क्या है दो वाई डैश है, तो वाई डैश को मिला लो, और मिलाने के लिए इस वाई डैश को उधर लेके चले जाओ, तो यहाँ पे 1 है, और ये क्या है वाई डैश अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो माइनस वाई डैश, और यहाँ बटा 1 कर सकते हो, ऐसे आप बंद कर सकते हो। इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, एक बराबर यहाँ से वाई डैश दोनों में है, वाई डैश ले लो कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और इसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा, और बटा 1 है तो यहाँ पे 1 कर दो। 1 बराबर यहाँ पे देखो वाई डैश है, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो 1, इसका इसमें करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो -1 प्लस वाई स्क्वायर, इसी ये कट जाएगा। 1 बराबर देखो यहाँ पर हो जाएगा y, गुणा करोगे तो ये y डैश है, और ऊपर क्या है वाई स्क्वायर, और बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, करो क्या बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो सॉरी ए यहाँ जब गया है माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अंदर भी हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं सॉरी ए यहाँ पे तो प्लस ही है, ए यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बटा 1 बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, इसका इसमें कर लो, तो इसका इसमें करोगे तो आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो माइनस वाई डैश वाई स्क्वायर, और इसको ले आओ इधर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा वाई डैश वाई स्क्वायर,
और ये प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 0 आ गया ये अवकल समीकरण। तो आप कह सकते हो कि ये दिया गया समीकरण इस अवकल समीकरण का हल है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और 10 समझ जाएंगे तो फिर समझेंगे फटाफट 11 और 12, इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि y इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, तो जैसे बगल में कह रहा है x एलिमेंट है 0 माइनस a का आएगा, तो इससे में बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक तरफ दिया है कि इतना करो इतना से करो, जबकि y नॉट इक्वल टू 0, तो इन सबसे हमको बिल्कुल कोई भी मतलब नहीं है। हमको बस ये दिया है, तो देखो ये प्रूव हो पा रहा है कि नहीं, मतलब ये आ पा रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर dy अपॉन dx है, इसका मतलब एक बार यहाँ पे अवकलन किया गया। अभी तक क्या हो रहा था कि वहाँ पे y डैश करके दे रहा था, लेकिन यहाँ पे सीधे दिया dy अपॉन dx, तो यहाँ पर अवकलन कर लो x के सापेक्ष, तो यहाँ पे आप लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर और करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ पे d अपॉन dx x के सापेक्ष हो रहा है, इसको उतार दो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसके बाद dy अपॉन dx, और रूट में किसी भी चीज का अवकलन करोगे तो आएगा 1 अपॉन 2 रूट में ये जो दिया है इसको उतार दो। इसके बाद रूट ढक लो, इसका अवकलन करोगे तो x स्क्वायर का 0 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर का आएगा माइनस 2x, इसी ये कट गया, और ये हो गया dy अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा माइनस x अपॉन रूट में ये स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखना बहुत ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर dy अपॉन dx के बगल में y है, तो यहाँ पे क्या करो, चाहो तो y से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसके पहले y तभी आएगा जब y से मल्टीप्लाई कर दोगे, या तो चाहो अगर आप y क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि dy अपॉन dx बराबर यहाँ पे माइनस x है, और इस पूरी की जो वैल्यू है देखो इतना बराबर y है, तो आप कह सकते हो कि चूंकि यहाँ बगल में आप इसके बराबर आप y के लिख सकते हो। क्यों, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चूंकि ये रूट में जो ये स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है इसकी वैल्यू बराबर y है, इसलिए आप इसके साथ पे ये कर लिए। अब y क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा माइनस x, लेके आ जाओ इधर, तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा y dy अपॉन dx बराबर 0, और इस तरह आ गया ये अवकल समीकरण। तो आप कह सकते हो कि दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए। बाकी अब बचा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना पड़ेगा। अगर आप उनको सीख जाते हो तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। तो आइए समझ लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है। देखिए क्वेश्चन में 11 कह रहा है 4 कोट वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या है। क्वेश्चन में 12 कह रहा है 3 कोट वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित अचरों की संख्या है। क्वेश्चन में जो 11 है उसमें कह रहा है अवकल समीकरण के व्यापक हल में, जबकि क्वेश्चन में 12 कह रहा है कि अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में। देखो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्वेश्चन में 11 में कह रहा है व्यापक हल में, क्वेश्चन में 12 में कह रहा है कि विशिष्ट हल में। तो ये व्यापक हल क्या होता है, ये विशिष्ट हल क्या होता है, और ये कह रहा है स्वैच्छ अचरों की संख्या क्या होती है। देखो क्वेश्चन में 11 में जो कह रहा है 4 कोट वाले किसी अवकल, 4 कोट तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उसकी कोट 4 हो, मतलब उसका 4 बार अवकलन किया गया हो। ठीक है, फिर नीचे कह रहा है 3 कोट वाले, तो 3 कोट भी आपको समझ में आ रहा होगा कि उसको 3 बार उसका अवकलन किया गया है। तो ऊपर 4 कोट नीचे 3 कोट, ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। बाकी अवकल समीकरण भी समझ में आ रहा है। व्यापक हल और विशिष्ट हल ये क्या होता है, और ये स्वैच्छ अचर क्या होता है। देखो स्वैच्छ अचर का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हमको मालूम ना हो। अचर माने होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जो बदले ना, जो नियत रहे। जैसे मैं कह दूं 5, तो 5 होगा, वो 6 7 नहीं होगा, 5 नियत है। लेकिन मैं कह दूं x, अगर मैं कह दूं आपके पास 5 रुपए है, तो 5 रुपए होने का ये मतलब है कि आपके पास 5 रुपए है, वो पैसा फिक्स है। लेकिन मैं कह दूं कि आपके पास x रुपए है, तो वो फिक्स नहीं है। x के स्थान पे आपके पास कुछ भी हो सकता है। मैं कह दूं आपके पास x रुपए है, किसी से पूछूं कि उस बंदे के पास x रुपए है, तो बताइए कितने रुपए है, तो बंदा ये चीज क्लियर नहीं कर पाएगा कि उस बंदे के पास कितने पैसे हैं, क्योंकि x पैसे कुछ फिक्स नहीं है ना। कुछ भी 10 रुपए 50 रुपए कुछ भी हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसको बोलते हैं चर, जो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अचर का मतलब जो एक फिक्स संख्या होता है। अगर मैं कह दूं उसके पास 5 रुपया है, तो उसके पास 5 रुपया फिक्स हो गया, हर कोई बता सकता है उसके पास 5 रुपए है। लेकिन मैं कह दूं उसके पास जड़ रुपए है, तो इसको हम नहीं बता सकते कि उसके पास जड़ रुपए है, तो इसको चर बोलते हैं। जिसको बता सकते हैं वो होता है अचर। अचर मीन्स कॉन्स्टेंट, जो बदले ना। ये बात समझ पा रहे हो। हाँ, अभी कह रहा है स्वैच्छ अचर। देखो अचर और स्वैच्छ अचर में जमीन और आसमान का फर्क होता है।
देखो जो स्वेच्छ अक्षर होता है ना, स्वेच्छ अक्षर में हमको ये मालूम नहीं होता कि ये अक्षर कौन सा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग वाले वीडियो में, कि चर क्या होता है, अक्षर क्या होता है। तो चर मतलब उससे चर अभी तक आपने क्या पढ़ा ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको अब क्या पढ़ना है वो ज्यादा मैटर करता है। अब हमको पढ़ना है कि ए से लेके जेड तक में एक्स वाई जेड टी थीटा अल्फा ये सारे के सारे क्या होते हैं, चर होते हैं। बाकी जो और आ रहा है ए बी सी डी ई एफ जी ये सारे के सारे क्या होते हैं, अचर होते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? चर अचर, मैं कह दूं 1 2 3 4 5 ये सब के सब अचर है, लेकिन ए बी सी डी ये सब स्वेच्छ अचर है। समझो आप, मैं कह दूं एक अचर है ये, तो एक अचर ये है, तो जो अचर है ये वो फिक्स नहीं है कि अचर 2 है। हाँ देखो, अभी इसके पहले मैंने कुछ और बताया चर अचर के बारे में और फिर मैं उसको उल्टा घुमा रहा हूं। तो देखो जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से वो ऐसे क्लियर हो जाता है कि हमको ऐसे समझना है कि ए बी सी डी में ए से लेकर जेड तक में एक्स वाई जेड और टी थीटा अल्फा बीटा ये सारे के सारे क्या होते हैं, मतलब कोई भी कोण भी क्या होता है, अचर होता है। एक्स वाई जेड टी ये भी क्या होता है, ये भी होता है अचर। बाकी एबीसीडी में अगर कुछ और आ रहा है, ए आ रहा है बी आ सॉरी वो होता है चर। बाकी अगर ए आ रहा है बी आ रहा है सी आ रहा है डी आ रहा है ई आ रहा है एफ आ रहा है तो ये सारे के सारे होते हैं अचर। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो ए बी सी डी अगर मैं कह दूं ए एक अचर है तो ये तो हमको क्लियर नहीं हुआ कि ये अचर है पर कौन सा संख्या है, मतलब कौन सा अचर है। एक कांस्टेंट है पर वो कांस्टेंट कितना ये तो चीजें फिक्स नहीं हुई, तो इसको बोलते हैं स्वेच्छ अचर। लेकिन जिनकी चीजें पहले से फिक्स होती हैं उसको बोलते हैं अचर। जैसे मैं कह दूं 5 तो 5 सिर्फ और सिर्फ अचर है। ए स्वेच्छ अचर है, बी स्वेच्छ अचर है, डी स्वेच्छ अचर है, लेकिन 10 अचर है, 20 अचर है, 100 अचर है। समझ पाए कि नहीं? अचर माने क्या, जो बदले ना। वो अचर भी दो प्रकार का होता है, एक सिर्फ अचर, एक होता है स्वेच्छ अचर। ए बी सी डी ई एफ जी ये सारे के सारे जो होते हैं ये होते हैं स्वेच्छ अचर। लेकिन कोई भी संख्या अगर मालूम है कि ये 5 ये 10 है तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अचर। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी तो क्वेश्चन में 11 और 12 आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर कोई अवकल समीकरण है, अगर वो प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है, मतलब अगर उसमें एक बार अवकलन किया गया है, अगर उस समीकरण का एक बार अवकलन किया गया है, इसका मतलब अगर प्रथम अवकल समीकरण प्रथम कोटि का है तो उसमें जो स्वेच्छ अचर होगा वो एक होगा। स्वेच्छ अचर माने क्या, वो ए बी सी डी, उसमें कुछ भी होगा, बस खाली ए है तो ए ही रहेगा, बी है तो बी रहेगा, सी मतलब एक ही खाली होगा। लेकिन अगर अवकल समीकरण द्वितीय कोटि की है, इसका मतलब अच्छा हाँ, ये किसकी बात मैं कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं व्यापक, ये मैं बात कर रहा हूं व्यापक हल की। देखो ऊपर लिखा है व्यापक हल, एक लिखा हुआ है विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल में ये रूल लागू नहीं होता है, लेकिन व्यापक हल में ये रूल लागू होता है। व्यापक हल कहता है कि अगर कोई अवकल समीकरण प्रथम कोटि की है तो उसमें एक स्वेच्छ अचर होगा, और अगर कोई अवकल समीकरण द्वितीय कोटि की है तो उसमें 2 स्वेच्छ अचर होगा, और अगर कोई अवकल समीकरण तृतीय कोटि की है तो उसमें 3 स्वेच्छ अचर होगा, और अगर कोई अवकल समीकरण चतुर्थ कोटि की है तो उसमें 4 स्वेच्छ अचर होगा। अगर कोई अवकल समीकरण पंचम कोटि की है तो उसमें 5 स्वेच्छ अचर होगा। यह कहता है व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण यह कहता है कि अवकल समीकरण जितने कोटि की है उसमें उतने ही स्वेच्छ अचर होंगे। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और जो विशिष्ट हल होता है उसमें बिल्कुल स्वेच्छ अचर होता ही नहीं है। विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर नहीं होता है। अब क्रिया बोल रहा हूं, केमिस्ट्री में भी हम पढ़ाए जस्ट ना कि अब प्रथम कोटि की क्रिया, द्वितीय कोटि की क्रिया, तृतीय कोटि की क्रिया, तो सिर्फ बार बार मुंह से अब क्रिया निकल रहा है। तो जो क्वेश्चन में हाँ जो विशिष्ट हल होता है, विशिष्ट हल इस रूल को फॉलो नहीं करता है। मतलब कि आपकी वो समीकरण, अवकल समीकरण चाहे प्रथम कोटि की हो, द्वितीय कोटि की हो, तृतीय कोटि की हो, उसमें कोई भी स्वेच्छ अचर होता ही नहीं। उसमें सिर्फ और सिर्फ होता है अचर। अचर माने क्या, 4 5 6 7 8 ये अचर होते हैं। विशिष्ट हल में होता है अचर, लेकिन व्यापक हल में अचर नहीं बल्कि स्वेच्छ अचर होता है। समझ पाए कि स्वेच्छ अचर क्या होता है? स्वेच्छ अचर माने ए से लेकर जेड तक में एक्स वाई जेड और टी को छोड़ दो, बाकी जो भी बचेगा उसको बोलते हैं स्वेच्छ अचर। व्यापक हल में मतलब अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचर होते हैं, लेकिन विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर नहीं होते हैं। इतनी बात समझ पा रहे हो? विशिष्ट हल में केवल अचर होते हैं, लेकिन व्यापक हल में स्वेच्छ अचर होते हैं। व्यापक हल में अवकल समीकरण जितनी कोटि की होगी उसमें उतने स्वेच्छ अचर होंगे, लेकिन विशिष्ट हल में वो
अवकल समीकरण चाहे प्रथम कोटि की हो, द्वितीय कोटि की हो, तृतीय कोटि की हो, बेसिस स्थल में अचर होंगे, लेकिन कितने अचर होंगे ये फिक्स नहीं है। समझ पा रहे हो? अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन में 11 और 12 आपके लिए कुछ नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन में 11 कह रहा है 4 कोट वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वयं अचरों की संख्या। 4 कोट, पहला कह रहा है 4 कोट वाले किसी अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण है 4 कोट की है, व्यापक हल है, व्यापक हल माने क्या, जितने कोट के अवकल समीकरण है उतने क्या होंगे उसमें स्वयं अचर होंगे, में उपस्थित स्वयं अचरों की संख्या। तो 4 कोट की, अब 4 कोट का अवकल समीकरण है तो स्वयं अचर कितने होंगे, 4 होंगे। समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 12 कह रहा है कि 3 कोट वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित अचरों की संख्या, क्या स्वयं अचरों की संख्या। समझो बात, अगर कहता इसमें भी कहता व्यापक हल तो इसमें भी जो स्वयं अचर उनकी संख्या हो जाती है 3। कह रहा विशिष्ट हल, और विशिष्ट हल में क्या होता है स्वयं अचर होते ही नहीं है, तो कह सकते हैं स्वयं अचर कितने होंगे 0। तो 11 का आंसर 4 और 12 का आंसर क्या आएगा 0। तो इस तरह हम लोगों ने इस वीडियो में प्रश्न 9.2 को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, और मुझे उम्मीद है कि चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी पहले अवकल समीकरण के जो चैप्टर है उसको हम लोग पूरा पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर। ठीक है, और इसके बाद एक चैप्टर पीछे बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे पढ़ाने के रिलेशन और फंक्शन, तो उसके बाद पढ़ाएंगे रिलेशन और फंक्शन। इसके बाद जो आप लोग चैप्टर कहोगे, क्योंकि ये सारे चैप्टर टफ टफ है, इसके बाद जो भी चैप्टर आप लोग कहोगे उसके बाद मैं उसको फटाफट पढ़ा दूंगा। तो फिर मिलते हैं, बस आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं प्रश्नावली 9.3 के साथ। तब तक के लिए, और हाँ, प्रश्नावली 9.3 का वीडियो अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा होगा तो वहां से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हमारा प्रश्नावली 9.3 का वीडियो आपके होम पेज पे आएगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं प्रश्नावली 9.3 के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।